नमस्ते। आज हम आईकेएस हिंदी में एक सफ़र पर निकले। मेरा नाम प्रोफेसर सूरज बिरादार है और मैं मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स शिवाजीनगर पुणे में पिछले 3 साल से हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम इस हिंदी के सफ़र में जानेंगे कि हिंदी भाषा कितनी पुरानी है और हिंदी भाषा का ये सफ़र कितना रोचक होगा जब आप जानेंगे कि विश्व में 60 करोड़ से अधिक लोग जो है हिंदी भाषा को बोलते हैं। और ना केवल ये 60 करोड़ लोग भारत में हैं, बल्कि भारत के बाहर विदेशों में अलग अलग देशों में ये लोग फैले हुए हैं। और विश्व में अगर हम देखेंगे तो 20 से अधिक देशों में हिंदी को रोज़ाना बोला जाता है और वहाँ के कामकाज में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग भी होता है। तो ये भाषा वैश्विक भाषा बनी कैसे और ये वैश्विक भाषा आई कहाँ से, इस पर भी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ये वैश्विक भाषा बनी कहाँ से है और इसके मूल में कौन सी भाषा रही है। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा कि ये हिंदी भाषा आई कहाँ से। तो प्राकृत से लेकर हिंदी तक का जो है एक सफ़र हम तय करेंगे और इस आधुनिक भाषा के जड़ों तक जाएंगे। अभी प्राकृत के भी पहले अगर हम जाएंगे तो हमारे भारतीय और ख़ास करके आर्य भाषाओं के मूल में जो भाषा रही है उस भाषा का नाम है संस्कृत। और संस्कृत के भी दो भेद किए जाते हैं। जो सबसे प्राचीन संस्कृत है उसका नाम है वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारे सारे वेद उपनिषद लिखे गए हैं। हमारा जो भारतीय ज्ञान है वो वैदिक संस्कृत में रहा है। तो हमारे प्राचीन काल में सबसे प्राचीन अगर हमारी भाषा देखी जाए तो वो वैदिक संस्कृत है, जो सभी इंडो आर्यन भाषाओं के मूल में है। उनका मूल स्रोत इसी प्राचीन वैदिक संस्कृत से निकलता है और हमारी हिंदी का भी जो है मूल स्रोत इसी भाषा से निकलता है। तो प्राचीन काल में ये वैदिक संस्कृत से आगे बढ़ते हुए लौकिक संस्कृत में आए। लौकिक संस्कृत में बोलचाल में ये भाषा का प्रयोग किया जाता था। जो विद्वान लोग थे इस लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। इसके बाद जो भाषा आगे बढ़ी और मध्यकाल में आई और मध्यकाल में प्राकृत नाम से जानी जाने लगी। और प्राकृत के 3 भेद किए जाते हैं। प्रथम प्राकृत का नाम है पाली। द्वितीय प्राकृत को प्राकृत नाम से ही जाना जाता है और तृतीय प्राकृत को जाना जाता है अपभ्रंश नाम से। तो मध्यकाल में प्राकृत में ये भाषा गई और प्राकृत में हम देखते हैं कि संस्कृत का ये सरल रूप जो आम लोगों द्वारा बोला जाता था। इसके बाद संक्रमण काल आया, जिसमें हम देखते हैं कि अपभ्रंश भाषा विकसित हुई। अपभ्रंश के भी हम देखेंगे, अपभ्रंश का विकसित रूप अवहट था। तो अपभ्रंश प्राकृत से आधुनिक भाषाओं के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है। अभी अपभ्रंश भाषा की अगर पीछे देखा जाए तो वो प्राकृत से जुड़ती है। अपभ्रंश भाषा के आगे देखा जाए तो अवहट और पुरानी हिंदी से जुड़ती है। तो हमारी हिंदी और जो हमारे मध्यकाल की भाषा के बीच में जो संक्रमण काल रहा है, उस संक्रमण काल की जो भाषा है वो अपभ्रंश रही है। तो अपभ्रंश से अवहट और अवहट से पुरानी हिंदी बनी और पुरानी हिंदी से धीरे धीरे हमारी मानक हिंदी की तरफ हमने सफ़र किया, जिसे आज हम आधुनिक हिंदी के रूप में जानते हैं। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली हमारे हिंदी की 18 बोलियों में से एक प्रमुख बोली खड़ी बोली। इस खड़ी बोली को ही हमने आज मानक हिंदी के रूप में स्वीकारा है। और इसी खड़ी बोली का अगर हम उगम देखेंगे तो ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास ये बोली बोली जाती थी। यही हमारे हिंदी का वंश वृक्ष है कि किस प्रकार से वैदिक संस्कृत से लेकर आज मानक हिंदी तक हमने सफ़र तय किया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा भाग है, दूसरा चैप्टर है इस भाषा पर जो है प्रभाव किस प्रकार से रहा है, किन किन भाषाओं का इस हिंदी भाषा पर प्रभाव रहा है, कौन से शब्द बाहर से हमारी हिंदी में आए। क्योंकि हमारी हिंदी एक वैश्विक भाषा है। वैश्विक भाषा होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी और उस क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज का प्रभाव जो है हमारी हिंदी पर पड़ा है। और कुछ बाहरी भाषा जो हमारे भारत में आई, जैसे कि उसमें हम देखते हैं फारसी, अरबी और अंग्रेजी जो विदेशों से भारत में आई भाषाएं, और इनका प्रभाव भी हमारी हिंदी पर पड़ता है। जैसे फारसी और अरबी, इन भाषाओं का हमारी हिंदी में प्रभाव और किस क्षेत्र पर पड़ा है, तो हमारे प्रशासन और कानून और भोजन में बहुत सारे शब्द जो है फारसी अरबी से हमने लेते हैं। हम हिंदी जब बोलते हैं तो बहुत सारे शब्द हमारे अरबी और फारसी के ही होते हैं। ठीक है। तो जब हम हिंदी को बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रशासनिक शब्द, ये कानून के शब्द और भोजन से संबंधित शब्द जो है
फारसी और अरबी से। उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो कानून शब्द का हम प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और ये कानून शब्द हमारे हिंदी का है नहीं, ये अरबी फारसी से आया है। इसके अलावा अंग्रेजी का प्रभाव हमारे भारत की सभी भाषाओं पर रहा, उसी प्रकार से हिंदी पर भी रहा। तो जितने भी तकनीकी शब्द हैं वो सारे तकनीकी शब्द जो है हम अंग्रेजी में उसका प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी शब्दों का ही उच्चारण करते हैं। और आधुनिक प्रशासन में जितने भी कामकाज के शब्द हैं वो सारे हमने अंग्रेजी से लिए। जैसे कि स्टेशन, ये शब्द जो है उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी से आया है, लेकिन आज जो है गांव गांव में भी जो है हम स्टेशन इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी, फारसी और अरबी का जो है प्रभाव हमारे भारतीय भाषाओं पर तो रहा, खास करके हिंदी पर भी रहा है। इसके बाद अगला चैप्टर तीसरा हमारा है कि एक मानक भाषा कैसी बनी है हिंदी, और इस बोलियों से राष्ट्रीय आवाज में इसका परिवर्तन कैसे हुआ। तो सदियों तक प्रमुख साहित्यिक और काव्यात्मक बोली जो अपनी मिठास के लिए जानी जाती थी, उस काव्यात्मक बोली का नाम था ब्रज। हमारे साहित्य में सबसे शुरुआत में ब्रज भाषा का प्रभाव हमारे साहित्य पर सबसे बड़ा रहा, उसके बाद अवधि का रहा। ब्रज में हम काफ़ी ज़्यादा लिखते थे, क्योंकि ये ब्रज जो हमारी बोली है इतनी मिठास से भरी हुई है कि हमारे जो कृष्ण के जितने भी आपने गीत सुने होंगे, सूरदास के जितने भी पद सुने होंगे, पढ़े होंगे, या फिर आपने यूट्यूब पर देखा होगा, ठीक है, वो सब ब्रज में लिखा गया है। हमारी हिंदी की 18 बोलियों में सबसे मीठी बोली है हमारी ब्रज, और साहित्य में सबसे पहले ब्रज में ही लिखा जाता था, क्योंकि ये सबसे मिठास लेकर आती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मिठास भरी बोली ब्रज के अलावा भी हमें जो है आगे बढ़ना था, हमारी हिंदी को विकसित करना था, एक मानक भाषा बनानी थी। तो इस मिठास भरी भाषा, इस मिठास भरी बोली को छोड़कर हमें आगे बढ़ना पड़ा, और दिल्ली क्षेत्र के आसपास बोली जाने वाली जो खड़ी बोली है, इसी भाषा को जो है हमने धीरे धीरे मानक भाषा के रूप में जो है स्वीकार करना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली के आसपास जो है हमेशा से सत्ता रही थी, ठीक है। तो इसके कारण वहाँ के राजाओं ने इसको अपने कामकाज के लिए प्रयोग किया। जैसे हम देखते हैं कि मुगलों के समय में भी जो है उनकी फारसी भाषा कामकाज की भाषा थी, और फारसी के साथ साथ धीरे धीरे जो है हिंदी का भी वो थोड़ा बहुत प्रयोग करते थे, और दिल्ली के आसपास जो हिंदी बोली जाती थी वो खड़ी बोली थी। इसी कारण से धीरे धीरे इसी खड़ी बोली का विकास हुआ, और इसी खड़ी बोली को हमने मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया। तो दिल्ली क्षेत्र की बोली जिससे आधुनिक मानक हिंदी का आधार चुना गया, और इसी को हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, और आज की मानक हिंदी खड़ी बोली से विकसित हुई है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानक हिंदी जो खड़ी बोली का मानकीकृत रूप है, जिसकी उच्च शब्दावली संस्कृत से प्रभावित है। अभी जब हम देखते हैं कि खड़ी बोली का स्वरूप क्या है, तो खड़ी बोली का स्वरूप इस प्रकार से है कि उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। संस्कृत से सबसे ज़्यादा शब्द लिए गए। अभी संस्कृत के तत्सम यानी कि जैसे के तैसे जो शब्द लिए गए हैं, जैसे अग्नि हो गया, परीक्षा हो गया, गुरु हो गया, ये सारे शब्द जो है संस्कृत से सीधे उठाकर जो हिंदी में रखे गए। ऐसे तत्सम शब्द, उसके साथ साथ तद्भव शब्द, जैसे हस्त का हो गया हाथ, इस प्रकार के शब्द भी जो है हमने हिंदी में लिए हैं। कहाँ से लिए? तो संस्कृत से। तो हिंदी जो मानक हिंदी है उसमें सबसे ज़्यादा जो शब्द भंडार लिया गया है वो संस्कृत से लिया गया है। तो संस्कृत का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी हिंदी पर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अरबी फारसी का प्रभाव है, अंग्रेजी का प्रभाव है, लेकिन हमारी मानक हिंदी में अगर आपको मानक हिंदी बोलनी है तो ज़्यादातर आपको प्रयास करना चाहिए कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा जो है संस्कृत निष्ठ शब्दों का आप प्रयोग करें, यानी कि वही आपकी मानक हिंदी मानी जाती है, और इसी पर मानक हिंदी हमारी बनी भी है। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा चौथा, यह है कि हिंदी भाषी दुनिया, बोलियों का समृद्ध परिवार। तो हमारी बोलियों का एक एक बड़ा समृद्ध परिवार है, क्योंकि हमारे हिंदी में 18 बोलियां हैं। हिंदी जो हमारी मानक हिंदी है जो खड़ी बोली से बनी है, उस मानक हिंदी के अंतर्गत हम देखेंगे तो 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं के बीच में और नीचे जाएंगे तो हमारी 18 बोलियां हैं। इन 18 बोलियों की अपनी अपनी उपबोलियां भी हैं। तो हमारी ये हिंदी जो है काफ़ी समृद्ध भाषा है, और विश्व में जैसे कि मैंने बताया कि 60 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। विश्व में 20 से ज़्यादा देश जो है हिंदी में कामकाज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं बोलचाल में। फिजी जैसे देश का मैं उदाहरण देता हूँ जहाँ पर 50% लोग जो है हिंदी का बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उनकी मातृभाषा के रूप में उसे मानते हैं। तो ऐसे भी देश है जहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग और हर दिन जो है हिंदी का प्रयोग करने वाले हमारे दुनिया में
फिजी जैसे देश है, हम देखते हैं मॉरिशस में हिंदी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, यूएई में बहुत ज़्यादा जो है हिंदी बोली जाती है, दुबई में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। हम देखेंगे कि हमारे आसपास के जितने देश हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर हिंदी सीखी जाती है, कामकाज में प्रयोग की जाती है। पाकिस्तान में जो है उर्दू भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, लेकिन उर्दू बोलने के स्तर पर हिंदी जैसी है। बोलने के स्तर पर आप हिंदी और उर्दू में जो है एक सामान्य व्यक्ति अंतर नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान तो पूरा आप देखेंगे कि हिंदी ही बोलता है, यानी कि उर्दू नुमा हिंदी बोलता है, क्योंकि उर्दू और हिंदी बोलने के स्तर पर अलग नहीं है, लिखने के स्तर पर केवल अलग है। तो इतना बड़ा जो है भाषा का विस्तार है हमारी हिंदी का, और इसकी 18 बोलियाँ हैं। अब इन बोलियों का अगर देखा जाए तो बड़ी बोलियाँ कौन सी इन 18 बोलियों में से, तो हमारी मानक हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 35% लोग जो है मानक हिंदी को बोलते हैं। इसके बाद भोजपुरी, हमारी सभी बोली में प्रमुख बोली भोजपुरी है। इसमें सबसे ज़्यादा साहित्य हमें आज भी दिखाई देता है। संगीत, गीत और फिल्में आज भी भोजपुरी में आपने जो है देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन भोजपुरियों में भोजपुरी गीत, भोजपुरी फिल्में आप देखते हैं कि ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, ज़्यादा जो है लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। तो भोजपुरी का काफ़ी बड़ा प्रभाव जो है हमारे हिंदी में रहा है, और 25% लोग जो है आज भी भोजपुरी को बोलते हैं। सभी बोलियों में आज जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करने वाली जो बोली है वो भोजपुरी है, क्योंकि खड़ी बोली तो मानक रूप में आ चुकी है। इस कारण से खड़ी बोली के बाद अगर कोई बोली हमारी सबसे प्रमुख है तो वो भोजपुरी, इसमें ज़्यादा साहित्य आज भी लिखा जाता है। इसके बाद राजस्थानी जो है बोली हमारी, उसका उसकी भी पकड़ काफ़ी ज़्यादा है। राजस्थानी में आपने मारवाड़ी शब्द बार बार सुना होगा, मारवाड़ी बोली आपने बार बार सुनी होगी। ये मारवाड़ी भी इसी राजस्थानी बोली के अंतर्गत की एक बोली है। इसके बाद हरियाणवी जो हरियाणा में बोली जाती है, ठीक है। अवधी जो हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, श्री राम जी की जो जन्मभूमि रही है वहाँ की जो बोली है उसको अवधी हम कहते हैं। और जो श्री कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है ब्रज, वहाँ से ब्रज बोली हमारी निकली है। तो इन सभी बोलियों का जो है प्रभाव हमारी हिंदी पर रहा है, और ये सभी बोलियाँ जो है प्रमुख बोलियों में 18 बोलियाँ तो है, लेकिन उसमें मानक हिंदी यानी कि खड़ी बोली भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी और ब्रज ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो मानक हिंदी एक बड़ी भाषाई परिवार का एक सिर्फ हिस्सा है, और उस हिस्से में बाकी हिस्से भी है, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी और ब्रज जैसे, ठीक है। इसके बाद आज की हिंदी पर अगर हम ध्यान दें तो आज की हिंदी क्या है, आज हिंदी की स्थिति क्या है। तो भारत संघ की ये राजभाषा है, इसे हम कहते हैं कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज। आज हिंदी हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज होने के कारण आज हिंदी में कामकाज, हमारा सरकारी जितना भी कामकाज है वो हिंदी में होना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा जा चुका है। तो हिंदी है हमारे भारत संघ की राजभाषा। इसके साथ साथ मीडिया और बॉलीवुड की भाषा के रूप में हिंदी का वर्चस्व इतना बड़ा है कि इसके आसपास दूसरी भाषा ठहर नहीं सकती। अगर हम भारत की बात करें तो मीडिया में, सोशल मीडिया में अंग्रेजी का बिल्कुल प्रभाव आपको नहीं दिखाई देता। अगर आप यूट्यूब खोल कर देखें, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म खोल कर देखें, तो उसमें आपको अंग्रेजी में वीडियोस, अंग्रेजी में रील्स या फिर अंग्रेजी में जो है कंटेंट नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा? हिंदी में ज़्यादा मिलेगा। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखें, टीवी चैनल्स देखें, भारत में सबसे ज़्यादा किस भाषा में है तो हिंदी में है, अंग्रेजी में बहुत कम है या फिर लोकल लैंग्वेज में बहुत कम है। इस कारण से, और बॉलीवुड का प्रभाव तो आपको पता है, बॉलीवुड में सारी फिल्में हिंदी में होती है, और बॉलीवुड का पूरे विश्व में कितना बड़ा प्रभाव है कि पूरे विश्व में बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती है, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये जो है बढ़ भी रहा है। इसके बाद शिक्षा के माध्यम में हम देखेंगे हिंदी का काफ़ी बड़ा प्रभाव है। अगर आप देखेंगे यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा हिंदी में ली जाती है, या फिर अलग अलग जो भी परीक्षाएं हैं उसमें हिंदी का एक प्रावधान होता है। हिंदी में आप परीक्षा दे सकते हैं, सारे राष्ट्रीय स्तर की सारी परीक्षाएं आपको हिंदी में मिलती है। इसके साथ साथ मेडिकल की जितनी भी किताबें आज हिंदी में अनुदित हो चुकी है, इंजीनियरिंग की जितनी किताबें आज हिंदी में अनुदित हो चुकी है, और भविष्य में आप जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल जो है आसानी से हिंदी भाषा में कर सकते हैं। बीएससी जैसे कोर्स भी आज हिंदी में जो है आप कर सकते हो। विज्ञान की जितनी भी किताबें हो आज हिंदी में मिलती है, विज्ञान विषय को भी आप हिंदी में पढ़ सकते हो। और अगर आप इंटरनेट पर अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी यूट्यूब पर अगर वीडियोज़ देखते हो तो अंग्रेजी में कम है इंडिया में, हिंदी में ज़्यादा है। और इवन जो है बड़े बड़े संस्थानों में आईआईटी और जेईई की जब परीक्षा आप तैयारी करते हो तो इन परीक्षाओं को जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स होते हैं वो हिंदी में ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी में जो है जल्दी समझ आता है नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि ये भाषा हमारे दिलों की भाषा है, ये हमारे बोलचाल की भाषा है, हमारी ये मातृभाषा। इस कारण से इस भाषा में लोग बहुत ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, और करोड़ों लोगों की ये संपर्क भाषा भी है। और ख़ास करके हम भारत में देखें तो भारत की ये संपर्क भाषा है। हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा संपर्क भाषा के रूप में इतने बड़े स्तर पर नहीं है। अगर पूरे भारत में अगर एक भाषा को हम चुने जो संपर्क भाषा के रूप में है तो वो हिंदी है, क्योंकि हम
कश्मीर से लेकर पूरे भारत में कन्याकुमारी तक जो है हिंदी में बातचीत कर सकते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, कुछ अपवाद राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो पूरे भारत में आप जाकर जो है बाजार में जाकर जो है हिंदी में बोलकर सामान खरीद सकते हो। लेकिन अंग्रेजी में बोलकर सामान खरीद सकते हो क्या? नहीं। हमारे भारत में ऐसा कोई गांव, कोई शहर, कोई राज्य नहीं है जहां पर आप बोलचाल में अंग्रेजी का प्रयोग करें। एकेडमिक्स में हम इंग्लिश को प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलचाल में, बाजार में, ठीक है, दुकान में, ऑटो वाले के पास आप अंग्रेजी में नहीं बोल सकते, हिंदी में बोल सकते हो और पूरे भारत में कामकाज कर सकते हो। इसलिए संपर्क भाषा, कम्युनिकेशन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज में हिंदी के आसपास भारत में दूसरी भाषा कहीं पर ठहरती नहीं है। तो ये हिंदी की आज स्थिति है। दूसरी बात ये है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा ये है। आज विश्व में अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में जो है हिंदी को जाना जाता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और विश्व में तीसरे स्थान पर आती है। छोटी भाषा नहीं, इंटरनेशनल में भी ये छोटी भाषा नहीं है, तीसरे स्थान पर आती है। चीनी और अंग्रेजी के बाद अगर विश्व में कोई और भाषा बड़ी है तो वो हिंदी ही है। इसके बाद देखिए अंतिम जो हमारा टॉपिक है, एक जीवंत विरासत क्या है हमारी हिंदी की और भारत की पहचान में हिंदी का क्या योगदान है। तो एक भाषा शब्दों से कहीं ज़्यादा होती है, यह एक संस्कृति की जीवंत स्मृति है। ठीक है, हमारी जो हिंदी है ये हमारे कल्चर को डिफाइन करती है, हमारे कल्चर को साथ में लेकर चलती है। भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति जो है हिंदी के साथ जुड़ी है, अंग्रेजी के साथ नहीं या फिर किसी दूसरी भाषाओं के साथ नहीं। क्योंकि अगर हमारी भारतीय संस्कृति देखनी है, हमारे भारतीय कल्चर को देखना है, हमारे भारतीय त्योहारों को देखना है और हमारे सारे रीति रिवाजों को अगर आपको समझना है, देखना है, तो वो किस में मिलेगी, किस भाषा में मिलेगी? तो हिंदी में मिलेगी। क्योंकि ये मूल में ये भाषा कहाँ से निकली है? तो वैदिक संस्कृत से। और हमारे वैदिक संस्कृत वही संस्कृत है जिसमें हमारे वेद, उपनिषद, हमारी सारी पौराणिक कथाएं, हमारी सारे दंत कथाएं उसी भाषा में लिखी गई थी, वो है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की ही ये जो है नया स्वरूप हिंदी है, उसी का विकसित स्वरूप जो है आज की हिंदी है। आज की हिंदी पहले की वैदिक संस्कृत थी, उसी का विकसित रूप आज हम हिंदी के रूप में जानते हैं। तो हमारे जो बड़े बड़े जो ग्रंथ है, जैसे रामचरितमानस, ये हिंदी में लिखा गया है, हिंदी की एक बोली अवधी में लिखा गया है। तो अवधी में लिखे गए रामचरितमानस से लेकर कृष्ण की जो बाल लीला है जो सूरदास ने लिखी है, वो ब्रज में है, वो भी हिंदी की एक बोली है। तो हमारे सारे ही कल्चर को, हमारे सारे ही त्योहारों को अगर हमें समझना होगा तो वो सारे ग्रंथ किस भाषा में है? आज समझने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। क्योंकि संस्कृत में तो ये सारे ग्रंथ है, लेकिन आज दुख की बात यह है कि संस्कृत को समझने वाले लोग आज भारत में बहुत कम है। इस कारण से अगर हमें भारतीय भाषाओं में अगर देखा जाए तो आज हिंदी ही वो एकमात्र भाषा बची है जिसमें हमारा कल्चर जो है सुरक्षित है। इसी कारण से इस भाषा को हमें बचा कर रखना है। इसके बाद अंतिम ये जो प्रश्न है ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इस पर आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि भारत की भाषाई ताने बाने में हिंदी का क्या महत्व है। इस प्रश्न पर जो है मैं क्लास समाप्त करूंगा और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको सोचना है, समझना है, चिंतन करना है कि भारत के भाषाई ताने बाने में हिंदी का क्या महत्व है। ये क्लास जो है यहाँ पर समाप्त होती है और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने ये सारी क्लास शुरू से लेकर अंत तक जो है सुनी और हिंदी भाषा को प्रसारित और प्रचारित कीजिए। ये हमारे भारत की भाषा है और हमारे भारत की पहचान है और हमारे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाती है। हमारे संस्कृति को विश्व भर में फैलाने के लिए हमें इस भाषा का आधार लेना पड़ेगा, इस भाषा को जीवित रखना पड़ेगा। और भारतीय सभी भाषाओं में हिंदी एक प्रमुख भाषा है और भाषा सबको जोड़ने का काम करती है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भाषा तोड़ने का काम नहीं करती। अपनी मातृभाषा पर हमेशा हमें अभिमान रहना चाहिए, गर्व रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी भाषा है उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो हमारी जितनी भी भाषाएं हैं उनका सम्मान कीजिए, भारतीय भाषाओं का, और सारी भारतीय भाषाओं का विकास कीजिए, साथ ही साथ हिंदी का भी विकास कीजिए। और साथ ही साथ जो है अंग्रेजी भाषा को भी सीखिए क्योंकि रोजगार की वो भाषा है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।